से निर्जा चौधरी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिक्स में काफी पैनी नजर रखे हैं काफी लंबे समय से। निर्जा मैम, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो महिला आरक्षण पर जो बवाल मचा हुआ है उसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि अभी क्यों ला रहे हैं, जब लाना ही था आपको तो उसी वक्त ऐसा प्रावधान कर दिए होते कि 2029 को लोकसभा चुनाव में लागू हो जाता। दूसरा, डिलिमिटेशन पे इतना हंगामा मचा हुआ, तो डिलिमिटेशन पे आगे चल के मैं आऊंगा, लेकिन अभी लाने के पीछे आपको क्या सबसे ठोस वजह दिख रही है? क्योंकि जो बदलाव अभी किए जा रहे हैं वो तो 2023 में भी किए जा सकते थे। निर्जा मैम, देखिए, तीसरी टर्म में है भाजपा, डिससैटिस्फैक्शन होगा, दुनिया भर में लड़ाई हो रही है, उसका इम्पैक्ट होगा, ये हमारी इकोनॉमी पे किस तरह से होगा अभी हमें मालूम नहीं है। और चौथी टर्म में जब जाएंगे तो प्रॉब्लम एंटी इनकम्बेंस की होगी, तो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट करने की चेष्टा है ये भाजपा की तरफ से और एनडीए की तरफ से। और आगे 2029 का जो इलेक्शन होगा, माना जा रहा है कि विमेन बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह उभर रही हैं। नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, सबने ये भांप लिया है कि विमेन बहुत ही प्रोबेबली मोस्ट एस्पिरेशनल ग्रुप है इस कंट्री में। तो उनको लुभाने के लिए हर इलेक्शन में अब हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ स्कीम होती है, लड़की बहन योजना से लेके अब तक, चाहे आप 150 रुपया देंगे या 9,000 रुपया देंगे, महिला के हाथ में आप कुछ दे रहे हैं। तो ये भी महिला के हाथ में पावर देना, जो कि तीन दशकों से लटका हुआ है मामला। 3 दशकों से क्या, सरोजिनी नायडू ने इसका जिक्र 1924 में किया था, जब वो कांग्रेस 1924 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन 1917 में किया था जब उन्होंने राइट टू वोट की डिमांड की थी। और उस समय ये कहा था कि हर डिसीजन मेकिंग पहलू में महिला का हाथ होना चाहिए। तो ये तब से चला आ रहा है मामला, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये लॉस्ट स्टीम। और कोशिश की गई, जब लोकल बॉडीज में महिला को मिला आरक्षण, 33% रिजर्व किया गया, उससे आज तो 20 स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है, ग्राम पंचायत में और म्यूनिसिपल बॉडीज में। तो 30 लाख महिला वहां रेडी है पिछले दशकों में, जो कि लोकल बॉडीज को का गवर्नेंस करती आई हैं। इम्परफेक्ट है, प्रॉक्सीज है, मेन की वो सब है, पर एक प्रोसेस में आगे बढ़ी हैं। और उसके बाद 96 में इस बिल को लाया गया, उसके बाद 98, 99, 200, 2008 तब भी लाया गया। हर बार सरकार ने इसको लैप्स होने दिया, खत्म होने दिया। हर बार सरकार के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन फिर भी पारित नहीं हुआ। और फिर 2023 में महिला का प्रेशर इतना था, इतना एज अ फैक्टर बन गई थी कि वो नियर यूनानिमिटी से पास हुआ था। तो लेकिन जो मुसीबत है वो ये कि उसको डिलिमिटेशन से लिंक कर दिया गया। तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा ये ऑपरेशनलाइज नहीं होगा। बिल पारित हो गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन क्योंकि डिलिमिटेशन से लिंक्ड है तो इसको इम्प्लीमेंट ये नहीं हो सकता है। अब सरकार ने दोबारा इसको सामने किया है और 3 दिन का सेशन बुलाया है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है, भाजपा जो इतना मेटिकुलसली सब कुछ करती है, प्लानिंग उसकी, इस बार वो नंबर्स कहाँ से लाएंगी ये क्लियर नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है, जिसके बिना पारित नहीं हो सकता है। और उसके बाद तो 50% ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करेंगे इसको। सो भाजपा का प्लान क्या है? और फिर अगर आपको ऑपोजिशन पार्टीज पे रिलाई करना है, उनका सपोर्ट हासिल करना है, तो फिर इसको इस समय लाना, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज ने अपनी नाखुशी दिखाई थी कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में, इस समय क्यों किया जाए। आप वेट कर सकते 2 हफ्ता और, आप वेट कर सकते 1 महीना और, कोई पहाड़ तो नहीं गिर जाता। फिर क्यों किया है? तो इससे एक तो ये चीज है, और दूसरा ये है कि जो प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था कि सीट्स इंक्रीज होंगी हर स्टेट में 50%, और जो रेशियो है स्टेट्स के बीच का वो बदला नहीं जाएगा, वो चीज बिल में नहीं
दिख रही है। बिल इज साइलेंट ऑन दैट। इससे साउथ के लीडर्स में और भी बवाल मच गया है कि हमारी पैठ दिल्ली में कम हो जाएगी, हमारी सीटें कम हो जाएंगी और नॉर्थ इंडियन सीट्स बढ़ेंगी। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी पावर में है, उनको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आज अश्योरेंस किया है, लॉ मिनिस्टर ने भी कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, 50% सीट हर स्टेट में बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है, पर कहीं ना कहीं इसको बिल में शामिल करना होगा। आज एक नेता है, कल वो नहीं होगा। तो और मुझे लगता है ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, जो हम लोग शो में शुरू में कहे भी थे कि जो प्रॉमिस प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को बिल में क्यों ना लिख दिया जाए ताकि एक कानून की शक्ल यहाँ पे ले ले। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, दो सवाल। नीरजा मैम ने जैसा ही कहा भी कि पहली बात कि ये कैसे पारित करेंगे, ये अभी भी संशय बना हुआ है। 2/3 मेजोरिटी लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन बिल है। तो शायद यही वजह आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बिल पे चर्चा के दौरान बीच में आके अपना संबोधन दिए और उन्होंने कहा कि अगर आप बिल का विरोध करेंगे तो हमें राजनीतिक फायदा होगा, विरोध नहीं करेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। एक तरीके से उन पार्टियों को साधने की कोशिश जो इसके विरोध में वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बजट सत्र में ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत शुरू की थी। शायद उस समय अगर सहमति बन जाती तो उसी समय 1-2 दिन और बढ़ा के इसको पारित करने की कोशिश होती। तो ये जो हो रहा है कि अभी क्यों लाया गया, ये उसी समय की योजना थी कि उस समय ही हम करें। और हम लोगों ने, मैंने तो उसी समय आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल लिखे भी बहुत समय हो गया मुझे कि ये तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है विपक्ष के साथ। चूंकि इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए अलग अलग पार्टियों से बात चल रही है। उस समय पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना कड़ा स्टैंड नहीं लिया था। उसमें बातचीत हो रही थी कि ठीक है बिल देखेंगे, फिर बिल देखिए, सारी बातचीत हो रही थी। उसी समय मोटा मोटी सीटें भी तय हो गई थी। आप उस समय देखेंगे, अखबारों की रिपोर्टिंग को देख लीजिए, बाकी चीजें देख लीजिए, तो लगभग 1.5 गुना सीट बढ़ाया जाएगा लोकसभा विधानसभा में दोनों। अवधेश जी वो तो नहीं, तुलना नहीं हो रही। तुलना हो रही है कि 2023 से जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, उस वक्त क्यों नहीं इस बात का प्रावधान कर दिया गया था कि 2029 में इसे लागू कर दिया जाए। उस वक्त क्यों नई जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई थी इस बिल में। अब अचानक से क्या ऐसा होगा कि नई जनगणना को छोड़ करके मौजूदा जनगणना को आधार बनाया गया, यानी 2011 को आधार बनाया गया ताकि 2029 के चुनाव में इसको लागू किया जा सके। नहीं, देखिए 2029 में लागू करना है या उसी समय बात हुई थी। ये नहीं था कि कोई पहली बार हुआ है, लेकिन ये था कि तब तक जनगणना पूरी हो जाएगी, जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर परिसीमन आयोग भी रिपोर्ट दे देगा। ये उस समय सोचा गया था। लेकिन अगर जनगणना की रिपोर्ट नहीं आ सकती है तो 2029 में कैसे लागू। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अभी तक जो इसका विरोध होता था उसमें कई कारण थे, जिसमें एक कारण 1996 से हम नेताओं से बात कर रहे थे, ये था कि अगर 33% आरक्षण दे दिया गया तो फिर पुरुषों का स्थान कहां रह जाएगा। ज्यादातर अनेक नेताओं को राजनीतिक छोड़कर घर बैठ जाना पड़ेगा, इसलिए इतना आरक्षण नहीं होना चाहिए, कोई 10% 12% कर दो। और इसलिए वो उसका विरोध होता रहा वहां तक। तो ये चूंकि एक एप्रीहेंशन था, तो इसको दूर करने के लिए व्यवहारिक रास्ता यही था जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही, थोड़ा गलत बोल गई। 98-99 में बीजेपी सरकार ने इसको लाया था और उस समय भी कंसेंसस बनाने की कोशिश हुई थी और यही सब बातें सामने आ जाती थी। बीजेपी के सांसदों के अंदर भी विरोध था। आडवाणी जी, अटल जी चाहते थे कि पारित हो जाए, लेकिन आडवाणी जी के घर पर एक भोज में बुलाया गया सभी सांसदों को और सांसदों ने कहा कि हम सहमत नहीं है। उसके बाद फिर यह ठंडे बस्ते में चला गया। तो उसको दूर करने के लिए कि 543 वही रहेगा, अलग से हम सीटें बढ़ा देते हैं ताकि ये एप्रीहेंशन दूर हो जाए और सबका समर्थन मिल जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक रूप से 1996 से इसका विरोध करती रही है। आरजेडी विरोध करती रही, शुरू में जेडीयू ने भी विरोध किया था लेकिन बाद में जाकर के फिर जेडीयू ने 2010 में समर्थन किया था, भाजपा और जदयू के समर्थन से किया था। जो आपका यह प्रश्न है कि अब आया तो क्यों नहीं आया, देखिए इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ प्रश्न उठेगा।